हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकुल। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी की श्रृंखला में आज का करंट अफेयर 6 फरवरी का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि करंट अफेयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और हमें पता है कि आपके करंट अफेयर की जिम्मेदारी हमने उठा ली है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब डेली आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए। तो चलिए, समय ज्यादा ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। डफ एंड फिलिप्स के द्वारा जारी 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन है आपके रणवीर सिंह, विराट कोहली, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान। सोचिए दोस्तों, बताइए। वैसे तो चारों ही के चारों बहुत धुआंधार लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन जो सही आंसर है वो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है, और हम लोग मूव करते हैं अपने नेट, देखते हैं इसका आंसर सही क्या। जी देखिए, मैंने कहा था विराट कोहली, और हाँ, विराट कोहली सही है। विराट कोहली सबको पता है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, एक उम्दा बैट्समैन है, दिल्ली के ही रहने वाले हैं विराट कोहली। अभी अभी उनको एक बेटी भी जन्म हुई है, बहुत अच्छी बात है। और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डफ एंड फिलिप्स, पहले तो मैं आपको बताता हूं डफ एंड फिलिप्स क्या है। ये एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये 1932 में बनी थी। इसके जो ओनर्स हैं वो हैं आपके विलियम डफ और जॉर्ज फिलिप्स, ये दोनों इसके ओनर है। इन लोगों ने एक लिस्ट जारी की है, उसके हिसाब से विराट कोहली को सबसे ज्यादा वैल्यूड सेलिब्रिटी की लिस्ट में रखा गया है। आपको एक बात और बताता हूं, विराट कोहली जो है, इनकी जो वैल्यू रखी गई वो रखी गई है 237.7 मिलियन यूएसडी। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 237.7 तो मिलियन हुआ, और उसके ऊपर रुपया नहीं भाई साहब, यूएसडी, यूएस डॉलर। और जो इनके बाद दूसरे नंबर पे है वो है हमारे खिलाड़ी कुमार, यानी कि अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का रियल नेम क्या है सबको पता है, राजीव भाटिया जी। अक्षय कुमार दूसरे नंबर पे है, उनकी जो वैल्यू रखी गई है वो रखी गई है 18.7 मिलियन यूएसडी। सोच रहे हैं? चलिए खैर, होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। डफ एंड फिलिप्स क्या है आपको मैंने बता दिया, मल्टीनेशनल कंपनी है। अप्रोक्स 4000 इसके इंप्लॉयज हैं, यहां पे काम करते हैं। न्यूयॉर्क में है, 1932 में बनी थी ये कंपनी। जो इसके ओनर हैं वो हैं विलियम डफ एंड जॉर्ज फिलिप। चलिए मूव करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? कौन है वो? आरपी सिंह, संदीप सिंह, सिद्धार्थ कौल या अशोक डिंडा? ये अपने एक्शन के लिए बड़े फेमस थे। गेस करो, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। तब तक चलो मैं बताता हूं आपको। अशोक डिंडा, जी हां। सर पे मार कफन बांध के जाते थे कि साला आज तो विकेट लेके ही रहेंगे। तो ये अशोक डिंडा साहब थे हमारे, बहुत उम्दा गेंदबाज थे। हालांकि ज्यादा नहीं खेले वो, लेकिन इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। और इनके बारे में बता देता हूं कि इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने कुल 13 वनडे मैचेस खेले थे, जिसमें इन्होंने 12 विकेट झटके, और 9 इन्होंने टी20 मैचेस खेले थे, जिसमें इन्होंने 17 विकेट झटके हैं। और फर्स्ट क्लास में इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड था, उसमें इन्होंने 116 मैचेस खेले थे और 420 विकेट लिए थे। ठीक है दोस्तों, ये था इनके बाद में। इनका बता दें कि इन्होंने जो अपना पहला वनडे मैच खेला था वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था, और इन्होंने जो अपना लास्ट मैच खेला था 2013 में वनडे में, वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था राजकोट की धरती पे, यानी कि हमारे गुजरात में। और टी20 भी जो इन्होंने अपना पहला टी20 खेला था वो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, और जो लास्ट खेला था वो इन्होंने खेला था टी20 पाकिस्तान के खिलाफ, वो खेला था अहमदाबाद में। तो अशोक डिंडा सबको पता है, आपके नाइट राइडर के लिए टी20 में खेलते थे, अच्छी खासी बॉलिंग करते थे, लेकिन इनका एवरेज थोड़ा उतना उम्दा नहीं था टी20 के हिसाब से। खैर चलिए, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है सारे ही फॉर्मेट से। चलो दोस्तों, याद रखना ये चीज, इनका जो करियर है इन्होंने अभी संन्यास हालिया में लिया है। चलो, जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज कितने वर्ष की उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई? बताओ। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में काफी पूछा जाता है। आयशा अजीज जी किस उम्र में पायलट बनी? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या 32 वर्ष? सोचो दोस्तों, सोचो सोचो सोचो। देखिए, इसका आंसर जो है वो है 25 वर्ष।
आयशा अजीज जो हैं कश्मीर की रहने वाली हैं, और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। 25 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की ये पायलट बनी है। 2011 में ये जब एक स्टूडेंट थी तो इन्होंने स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस 2011 में 15 वर्ष की उम्र में इनको मिला था, ये पहली थी उस टाइप से। और उसके बाद ये सकोल है रशिया में, वहां पे जाके इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। उस ट्रेनिंग में इन्होंने क्या उड़ाया, मिग 29 के ऊपर इन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद 2017 में इन्हें बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से कमर्शियल फ्लाइंग का लाइसेंस मिला। जी सोचिए, बहुत इनके बारे में एक आर्टिकल भी छपा था इकोनॉमिक टाइम्स में, अगर आप सब लोगों ने टाइम मिले तो पढ़िएगा उसके बारे में। काफी इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है, खुद की अपनी नहीं, मेरे पीछे जो 200 लोग हैं उनको, जिनको मैं फ्लाई करके ले जा रही हूं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और ये अपना रोल मॉडल अपने पिता को मानती है। चलिए, बहुत हम सबको गर्व है इस टाइप से, जो भी देश की बेटी आगे निकलती है हमें बड़ा अच्छा लगता है। उनके बारे में बात करके हमें इतना अच्छा लग रहा है, सोचिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य स्थित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया? कौन सा राज्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? सोचो दोस्तों, कौन से राज्य में किया है? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वैसे तो सभी को पता है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में ही था, तो उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश का आंसर है। और ये हुआ है 4 फरवरी को। जब ये समारोह हो रहा था तो इस समारोह में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था 4 फरवरी को, और इसमें वहां के मुख्यमंत्री महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे, और आनंदीबाई पटेल जो वहां की वो है गवर्नर है, वो भी उस समारोह में उपस्थित थी। और 4 फरवरी क्यों चुना? क्योंकि 100 साल पूरे हुए थे चौरी चौरा की इंसिडेंट को। आप सबको चौरी चौरा के बारे में पता ही होगा। खैर, अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त है जिसको नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बताता हूं। सन 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू किया। तो उसके बाद 2 साल बाद 1922 में क्या हुआ कि कुछ क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन चीजों को लेकर। तो इनके जब क्रांतिकारी भाइयों को प्रोटेस्ट कर लिया था, चौरी चौरा थाने में उनको रखा गया। तो सारे प्रोटेस्टर वहां पे चले गए और वहां पे नारेबाजी ये सब हुआ और वहां उग्र हो गई भीड़। उन्होंने क्या किया कि चौरी चौरा जो पुलिस थाना था उसको जला दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हुई थी और 3 सिविलियनों की भी मौत हो गई थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने वो जो मूवमेंट था उसी को रोक दिया। क्योंकि गांधी जी का कहा था अहिंसा परमो धर्मा, ये उनका लोगो था, मतलब कि उनका मानना सबसे ज्यादा इसी चीज में था कि अहिंसा, जो भी अब मूवमेंट करेंगे अहिंसा के बल पे करेंगे। और चौरी चौरा में 22 पुलिस वाले और 3 सिविलियन मरे, तो उसके विरोध में गांधी जी ने वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहीं पर रोक दिया। तो खैर 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोदी जी ने इस बार चौरी चौरा शताब्दी वहां से एक ट्रेन चलाई, और साथ के साथ वहां पे इन्होंने टिकट भी जारी किए हैं चौरी चौरा के नाम पे। चलो हो, अब आपको याद रहेगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोवर्धन योजना की सूचना एवं और प्रसारण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, खेल मंत्रालय या रेल मंत्रालय? सोचो दोस्तों, सोचो सोचो सोचो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। जी हां, जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय बढ़ाना। ये इसका उद्देश्य है मेन। इस गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत ग्रामीण स्वच्छ भारत जो अभियान है उसमें ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पे अपनाया गया है जी। और जब ये हो रहा था आपका, तो मैं आपको बता दूं, इस दौरान पे जो हमारे कृषि मंत्रालय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो भी उपस्थित थे, जो पेट्रोलियम मंत्रालय संभालते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी वो भी थे, पर जो आपके पशुपालन मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी वो भी इस आयोजन में सम्मिलित थे। ये 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन
में कमी लाने की और प्राचीन परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है कोल इंडिया ने? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ, टाटा कंसल्टेंट के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, या वित्त मंत्रालय के साथ? सोचो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। जी, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। 2009 में इसका गठन हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने किया था। इसका जो मेन काम है वो उत्पादन और ये जो हमारा ऊर्जा है इससे रिलेटेड चीजों को संभालने का है। इसके बारे में क्या हुआ है, एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन दक्षता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी एफिशिएंसी जो आपकी लिमिटेड कंपनी सर्विसेज लिमिटेड है उसके साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत बात क्या हुई है कि 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सालाना खपत होती है, उसमें इनकी कोशिश रहेगी इस गठबंधन के बाद, समझौते के बाद, कि 10 से 15% कमी आ जाए वो जो 460 करोड़ यूनिट ऊर्जा सालाना खपत हो रही है उसमें। जी, तो जो आपकी एनर्जी एंड एफिशिएंसी सर्विसेज है ये दिल्ली में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। 100% कंपनी जो है वो गवर्नमेंट है। स्टेट्स के अंदर ये एनटीपीसी के साथ भी काम करती है और 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए? 5वें, 7वें, 9वें या 10वें? जो रूट सबको पता होगा, उम्दा किस तौर पे बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। कौन से नंबर के वो खिलाड़ी बन गए विश्व में जिन्होंने 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़ी? इनके साथ और भी बड़ी नई नई चीजें हुई हैं। खैर, इसका जो आंसर है वो आंसर है 90 नंबर के हो गए और दुनिया में तीसरे नंबर के। चलिए देख लेते हैं, मतलब इंग्लैंड के तीसरे नंबर के देख लेते हैं इसके बारे में। जो रूट जो है उन्होंने हालिया में चेन्नई में इंडिया के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा था और 3 टेस्ट मैचेस में अपने मतलब कि 98, 99 और 100 टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले वो पहले खिलाड़ी बने और इंग्लैंड की तरफ से 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने और दुनिया के 9वें खिलाड़ी बने। ठीक है, तो याद रखिएगा आईपीएल का सीजन शायद आने वाला है जल्दी ही और अभी तो सुनने में आ रहा है इंग्लैंड इंडिया भी आ रही है। होप आप सब लोग को क्रिकेट पसंद होगा, बहुत ज्यादा, हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है। खैर चलो दोस्तों देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किस कंपनी ने अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगवाई है? कार्बन न्यूट्रल ऑयल दुनिया की पहली खेप किस कंपनी ने मंगवाई है? टाटा, रिलायंस, गोदरेज या अडानी? बताओ। आजकल तो 2 ही लोग चल रहे हैं जिससे हम सब लोग देख रहे हैं, जिनके माध्यम से हम सब लोग यूट्यूब की सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। चलो आंसर है रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस ने कार्बन न्यूट्रल ऑयल दुनिया की पहली खेप मंगवाई है। रिलायंस का जो उद्देश्य है उनका ये कहना है कि 2035 तक रिलायंस को ये पूरी तरह से शुद्ध प्योर कार्बन जीरो कंपनी बनाना चाहिए। 2035 तक का इनका मिशन है, उसी के तहत इन्होंने पहली खेप मंगवाई है कार्बन न्यूट्रल ऑयल की। रिलायंस के बारे में आपको पता होगा कि गुजरात के जामनगर में प्रति वर्ष 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल संशोधन परिसर का संचालित करती है रिलायंस। और रिलायंस इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें है, मुकेश अंबानी जी उसके हेड है, सभी को पता है इसके बारे में। तो आजकल देश में 2 ही चीजें चल रही हैं, एक या तो रिलायंस चल रहा है या तो एक किसान आंदोलन चल रहा है। खैर दोस्तों, आप लोग की क्या राय है किसान आंदोलन को लेके, एक बार हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हम उसके ऊपर भी चाहते हैं कि कुछ वीडियो या कुछ एक तरह से हम बनाएं जिसमें हम किसान आंदोलन के बारे में एक एक चीज शुरू से लेकर अंत तक समझाएं आप लोग को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिस्टम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेक ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकाल आपूर्ति के लिए समझौता किया है? स्टेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और किसने नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेक ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकाल आपूर्ति के लिए समझौता किया है? विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनेस्को या यूनेस्को? यूनिसेफ या यूनेस्को? बताओ दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है यूनिसेफ। जी हाँ,
यूनिसेफ ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने हाल ही में नोवावैक्स और एक्स्ट्राजेनेक ऑक्सफोर्ड के टीकों के लिए दीर्घकाल आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत उनका यह कहना है कि हमें 100 से ज्यादा गरीब देशों में 1.1 बिलियन खुराकें पहुंचानी है। 1.1 बिलियन यानी क्या होगा, 1.1 अरब खुराक पहुंचाने का उनका उद्देश्य है 100 गरीब देशों में। यूनिसेफ जो है आप सबको पता है कि यूएन की एक संस्था है, ये बच्चों के लिए ज्यादातर काम करती है और इनका ये उद्देश्य है कि भारत से ही क्यों समझौता किया, क्योंकि आपको पता है अभी डब्ल्यूएचओ ने हाल में एक बात कही थी कि भारत इज वर्किंग एज देयर प्रोमिनेंट एसेट, मतलब कि भारत उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली क्षमता अगर किसी देश के अंदर है तो वो है भारत के अंदर, और कोरोना वैक्सीन में भारत का बहुत अहम रोल है। इसीलिए भारत से तो बहुत सारे पड़ोसी देशों ने ऐसे ही पहले से डील करना स्टार्ट कर दिया कि हम आपसे मेडिसिन परचेज करना चाहते हैं, और यूनिसेफ ने उनसे मांगे हैं 1.1 मिलियन टीके। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मूव करते हैं हम लोग अपने 10वें सवाल पे, और 10वां सवाल क्या कह रहा है, भारत और किस देश के बीच में अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई? बताइए। अच्छ ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्सेस। अच्छ ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको पता है जैसे कि सूरज है, सन, जल है, वायु है, ये सारी जो ऊर्जा होती है ये रिन्यूएबल सोर्सेस होती है। एक होती है नॉन रिन्यूएबल। वो ऊर्जा कौन सी होती है? जो एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो जाएगी, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, ग्रेफाइट है, ये सारी चीजें। लेकिन जो अच्छी ऊर्जा है जैसे कि आपका सूरज, पानी, धरती, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। खैर, इसका आंसर जो है मेरे दोस्तों वो है बहरीन। जी, बहरीन गल्फ कंट्री की एक देश है। बहरीन बहुत ही ज्यादा समृद्ध देश भी है। इसके साथ इन्होंने एक बैठक की थी जिसमें उन्होंने, वर्चुअल बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि ये लोग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे अक्षय ऊर्जा को बचाने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी 2018 में दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी, इस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया था, और अभी हालिया में दोबारा से वर्चुअल एक बैठक हुई है। ठीक है दोस्तों, तो होप, मुझे लगता है कि आज के जो क्वेश्चंस थे आपको बेहतरीन से समझ में आए होंगे। इस सेशन का पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मेरे दोस्त आज पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरी ईमानदारी के साथ हम कोशिश करेंगे कि उस कमेंट पे या उस सजेशन पे हम कार्यरत हों। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जम से करेंगे। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी श्रृंखला का आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आपसे मैं अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, नमस्कार। हेलो।